वेलकम टू बॉक्स जहाँ पढ़ाई होती है मस्ती के साथ और कॉन्सेप्ट समझ आते हैं स्टोरी के साथ। यहाँ हम पॉलिटिकल साइंस को बोरिंग नहीं एंगेजिंग बनाते हैं, ऐसे सिंपल कि क्लास 8 के स्टूडेंट को भी समझ आ जाए और ऐसा स्मार्ट कि सीबीएसई एग्जामिनर भी बोले वाह क्या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो छोड़ो रट्टा मार और समझ के सीखने में आपका स्वागत है, क्योंकि यहाँ हम कहते हैं रट्टा नहीं समझ के सीखो। ब्रेन ब्लॉक्स एजुकेशन जहाँ कॉन्सेप्ट बनते हैं क्लैरिटी। बच्चों, आज हम एक ऐसे टॉपिक को समझने वाले हैं जहां पावर का डिवीजन ही डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। यस, द चैप्टर इज फेडरलिज्म। ये चैप्टर हमें बताता है कि देश को चलाने के लिए पावर कैसे डिवाइड होती है, कौन क्या डिसाइड करता है, किसके पास कितनी अथॉरिटी होगी और सबसे जरूरी कैसे सेंटर और स्टेट्स एक साथ मिलकर इंडिया जैसे बड़े कंट्री को मैनेज करते हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम समझेंगे सत्ता के बंधन जिसे कहते हैं फेडरलिज्म। तो सबसे तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज गवर्नमेंट। So what is a government? A government is the system, a group of people that has authority to make decision, create law, and manage the affair of a country, a state, or a community. तो सिंपल शब्दों में गवर्नमेंट एक सिस्टम है जो देश के लोगों के लिए डिसीजन लेता है, लॉज बनाता है और उन्हें इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं? मेन फंक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट इज टू मेक लॉ। ठीक है, इट क्रिएट रूल्स एंड लॉज दैट एवरीवन मस्ट फॉलो। जिसको रूल्स को फॉलो करना जरूरी है, सारे सिटीजन को रूल्स को फॉलो करना जरूरी है, जैसे कि ट्रैफिक रूल्स हो गए, एजुकेशन लॉज हो गए, ये सबको हमको फॉलो करना पड़ता है। दूसरी बात क्या आती है? मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। इट इंश्योर पीसफुल एंड सेफ्टी थ्रू द पुलिस एंड कोर्ट्स। ठीक है, पुलिस और कोर्ट जो है हमको मदद करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, दंगा फसाद ना हो। जैसे थर्ड पॉइंट, प्रोवाइडिंग सर्विसेज। इट बिल्ड रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड प्रोवाइड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी और एंड प्रोटेक्टिंग द कंट्री। देश को बचाने का काम भी किसका है ना, गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट। इट डिफेंड्स द नेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल थ्रेट। मतलब बाहर से जो थ्रेट आ रहा है उसको डिफेंड करते हैं। जैसे कौन करते हैं हम डिफेंड? बाय द आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। फिर क्या आता है? डेवलपमेंट। फिर क्या आती है? डेवलपिंग द इकोनॉमी। इट मैनेजेस टैक्सेस, बजट एंड प्लान्स फॉर द नेशनल डेवलपमेंट। तो ये सारे काम जो होते हैं गवर्नमेंट करता है। अगर गवर्नमेंट ना हो तो इमेजिन करो, हर कोई अपना रूल बनाएगा, कोई लेफ्ट साइड से गाड़ी चलाएगा तो कोई राइट साइड से, और एक्सीडेंट होगा। तो गवर्नमेंट का मेन काम होता है ऑर्डर मेंटेन करना, डेवलपमेंट करना और सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट करना। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। ठीक है, क्योंकि पावर अलग अलग लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसे कि यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है ना? ऑल पावर्स आर सेंट्रलाइज्ड। ये एक नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम के पास हो, मतलब वहां का गवर्नमेंट यूनिटरी गवर्नमेंट है। फ्रांस हो गया, जापान हो गया, ठीक है, पावर सब सेंटर के पास ही होता है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फिर दूसरा आता है मोनार्की। यहाँ पे क्या होता है? मोनार्क में एक किंग होता है, या तो क्वीन होते हैं या तो एम्परर, और इनके यही जो होता है उनकी कंट्री को गवर्न करते हैं। तो देखो यहाँ पे भी दो टाइप के मोनार्की होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट मोनार्की और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की बोले तो रूलर्स के पास से टोटल पावर होता है, जैसे कि साउदी अरेबिया के रूलर के पास। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोला जाए तो रूलर जो होता है तो सिंबॉलिक होता है, और वहाँ के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो लोग इलेक्ट होते हैं गवर्न करने। फॉर एग्जाम्पल यूके एंड जापान। और थर्ड में आता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप या तो ऑटोक्रेसी, ये एक इंसान होता है, ये एक इंसान होता है या एक स्मॉल ग्रुप होता है जो जिसके पास में क्या होता है ना, एब्सोल्यूट पावर होता है, जो फोर्स से लेता है, गेन बाय फोर्स, मतलब ताकत बल लगाकर वो सत्ता हासिल करता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया हो गया, और हिटलर का जब जर्मनी था, नाजी जर्मनी, तब की बात। ठीक है, अब आते हैं और एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट जिसका नाम होता है फेडरलिज्म। ठीक है, तो अब आते हैं मेन हीरो को, वो है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पावर सेंट्रल अथॉरिटी और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड होती है, ताकि दोनों अपने एरिया में इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकें। और डेफिनेशन, फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल, मतलब स्टेट गवर्नमेंट एज आउटलाइंड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज लिखा हुआ है कि सेंट्रल जो सेंट्रल का काम संभालेगा और स्टेट जो है स्टेट गवर्नमेंट का काम संभालेगा। ठीक है, मतलब सेंटर हैंडल करेंगे नेशनल मैटर्स जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, और स्टेट जो है एजुकेशन, हेल्थ, पुलिस, ये सबको ये मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे की पॉइंट्स देख लिया जाए तो क्या आता है ना, बैलेंस नेशनल यूनिटी विद रीजनल डाइवर्सिटी। देश को इकट्ठा करके रखेंगे और रीजनल मतलब स्टेट को भी डाइवर्सिफाई करके रखेंगे, सारे स्टेट को इक्वली सम्मान दिया जाएगा।
ईच स्टेट ऑफ गवर्नमेंट हैज स्पेसिफिक पावर्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज। हर गवर्नमेंट के पास क्या होगा, अपना खुद का पावर होगा और उनके खुद की रिस्पांसिबिलिटीज होंगी। तो इंडिया अडॉप्ट किया फेडरलिज्म टू मैनेज इट्स डाइवर्स कल्चर, मतलब कि इंडिया के पास बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ कल्चर्स है ना, लैंग्वेजेस हैं और रीजन है। तो इन सबको क्या किया है, एक इकट्ठा करके यूनिटी करके रखने के लिए हम लोग क्या किए, फेडरलिज्म को अडॉप्ट किए, जिसकी वजह से जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो क्या हो जाता है ना, वो डिवाइड हो जाता है, जिसके वजह से रीजनल नीड्स होती है, मतलब हर स्टेट का अपना अपना नीड्स होता है, उसको क्या किया जाता है ना, अकोमोडेट किया जाता है, उसको अचीव किया जाता है। जैसे दिल्ली, जो दिल्ली डिसाइड करता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कैसे होगा, बट ओडिशा जो होता है वो अपना खुद का स्कूल का टाइमिंग, सिलेबस पैटर्न, ये सब लोग डिसाइड करते हैं, और यही होता है फेडरलिज्म इन। अब देखते हैं फेडरल गवर्नमेंट वर्सेस यूनिटरी गवर्नमेंट के बीच में एक मैच करवा। तो फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है ना, यहाँ पे पावर जो होते हैं वो डिवाइड होता है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, विद ईच कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। इनके पास क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया जाता है अपने स्टेट, अपने एरिया को कंट्रोल करने। फॉर एग्जाम्पल इंडिया और यूएसए, फीचर क्या है, इंडिपेंडेंट स्टेट है, और दोनों क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन है और जुडिशियल ओवरसाइट, मतलब एक हर स्टेट का अपना अपना क्या है ना, हाई कोर्ट्स है, और उसको पूरे इंडिया को देखने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट भी बैठा हुआ, और ये हर कोई जो है कॉन्स्टिट्यूशन से बाइंड होता है। वेयर यूनिटरी को देखा जाए तो पावर यहाँ पे कंसंट्रेटेड है इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ, और रीजन के पास कोई डेलीगेट पावर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका होगा, यूके होगा। तो सेंट्रल अथॉरिटी यहाँ पे क्या करता है ना, डोमिनेट करता है, और रीजन के पास वैसा ऑटोनॉमी नहीं है, इतना आजादी नहीं होता है। तो फेडरल में क्या होता है, पावर शेयरिंग होता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी स्टेट के पास होता है, आजादी होती है। लेकिन यूनिटरी में सेंट्रल के पास सारा पावर होता है और रीजनल ऑटोनॉमी कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इमेजिन अगर तुम्हारे क्लास मॉनिटर सबको ऑर्डर देता रहता है और कोई और डिसीजन ना ले सके, तो ये क्या हो गया ना, यूनिटरी हो गया। लेकिन अगर क्लास के ग्रुप मिलकर डिसाइड करें, तो उसको क्या कहते हैं ना, हम उसको फेडरलिज्म कहते हैं। तो अब देखते हैं की फीचर्स क्या है फेडरलिज्म। तो यहाँ पे क्या होता है ना, दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, ठीक है। और क्या कहता है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डिविजन होते हैं पावर, हर लिस्ट, मतलब हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपना अपना सब्जेक्ट है, वो लोग अपने सब्जेक्ट्स को ध्यान देते हैं, कोई किसी के सब्जेक्ट्स में इंटरफियर नहीं करते। फिर आता है थर्ड केस ना, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट, इवन हाई कोर्ट्स एंड ऑल जुडिशियरी जो हमारे इंडिया में वो क्या है, इंडिपेंडेंट। फिर आता है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, पावर्स जो है क्लियरली आउटलाइन किया गया है, और किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी डिफाइन किया गया है, और उसको चेंज करना इतना आसान नहीं होता। फिर उसके बाद क्या होता है ना, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। हर लेवल के पास क्या है, उनको रेवेन्यू रेज करने का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, जैसे कि टैक्सेस, है ना, पंचायत अपना टैक्स करता है, स्टेट अपना कलेक्ट करता है, और नेशनल गवर्नमेंट अपना टैक्स करेगी। फिर आते हैं बाई कैमरल्स। यहाँ पे क्या होता है ना, दो हाउस होता है इन द लेजिस्लेचर, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, है ना। इनको ये पर्पस क्या है फेडरलिज्म अचीव करने का ना, कोई सिंगल लेवल डोमिनेट नहीं करेगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी डोमिनेट नहीं करेगा किसी को। और यहाँ पे क्या होता है ना, कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाता है और कोऑर्डिनेशन को भी प्रमोट किया जाता है। तो आप जब इसको लर्न करना चाहो, मतलब समझना चाहो इंग्लिश के थ्रू, आप ऐसे कर सकते हो, TWITDI। तो आपको जब इसको इजी वे में याद करना है, कैसे याद कर सकते हो, टू डॉग्स विथ आयरन बोथ, ठीक है। टी फॉर हो गया टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, डी से हो गया आपका क्या ना, डिवीजन ऑफ पावर, डब्ल्यू से हो गया आपका क्या ना, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, आई से हो गया इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, और बी से हो गया बाइकैमरलिज्म। ओके, ठीक है। तो जुडिशियरी जो है वो रेफरी की तरह एक्ट करता है अगर सेंटर और स्टेट के बीच में झगड़ा हो जाता है तो, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कमिंग टुगेदर में क्या होता है ना, एक इंडिपेंडेंट स्टेट होता है जो यूनाइट होता है, जहां पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनता है, ठीक है। मतलब जैसे छोटे छोटे स्टेट्स होता है, क्या होता है मिलकर एक बड़ा स्टेट बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। फॉर एग्जांपल यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म को होल्ड करते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना, स्टेट्स के पास क्या होता है, इक्वल पावर दिया जाता है और स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी। वेयर एज होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में देखा जाए तो एक बड़ा सा कंट्री होता है और उसको डिवाइड किया जाता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट्स, ठीक है, विद अनइक्वल पावर्स। यहाँ पे क्या होता है, पावर्स अनइक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ये सब जो है होल्डिंग, ये सब जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म को होल्ड करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे ज्यादा पावरफुल होता है और डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करता है। फिर डिफरेंस क्या है, अब यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब छोटे छोटे
स्टेट्स मिलकर एक बड़ा सा यूनियन बनाते हैं, whereas होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, एक बड़ा सा कंट्री वो छोटे-छोटे पावर्स में डिवाइड होता है, जहाँ से वो लोग क्या करते हैं ना, यूनिटी को मेंटेन करते हैं। किसको मेंटेन करते हैं? यूनिटी को मेंटेन करते हैं। अब देखो, ये है इंडिया का मैप। तो इंडिया देखो इतना बड़ा कंट्री है, उसको क्या किया गया है ना, हर छोटे-छोटे स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है? इसी वजह से हम लोग क्या है ना, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ओके? हर स्टेट अपने मैटर्स में डिसीजन ले सकते हैं, पर कुछ एरिया जैसे डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी सेंटर के पास होता है। ठीक है? यानी अगर आंध्र प्रदेश को इरिगेशन पे पॉलिसी बनाना है, वो खुद कर सकता है। पर अगर इंडिया को पाकिस्तान से डील करना है, वो सेंटर डिसाइड करेगा। तो ये है हमारा फेडरलिज्म। अब इंडिया को फेडरलिज्म क्या बनाता है, वो देखते हैं व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। तो फेडरल स्ट्रक्चर क्या है ना, इंडिया क्या है, उसके पास यूनियन गवर्नमेंट है, 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है? और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 3 लिस्ट बनाया हुआ है अंडर शेड्यूल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे वो 3 लिस्ट का नाम क्या है, पहला तो होता है यूनियन लिस्ट जहाँ पे 97 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट जहाँ पे 66 सब्जेक्ट हैं और कॉन्करेंट लिस्ट जहाँ पे 47 सब्जेक्ट्स हैं। अब ये सब्जेक्ट्स क्या है ना, यूनियन लिस्ट के अंडर में आता है आपका डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंक। ठीक है? और ये लिस्ट पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकते हैं, whereas स्टेट गवर्नमेंट इस पे लॉ नहीं बना सकते। अब स्टेट लिस्ट में क्या आता है, यहाँ पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकते हैं, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, है ना, और यहाँ ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। वेयर कॉन्करेंट लिस्ट ऐसा लिस्ट है जहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट भी लॉज बना सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी अपना लॉज बना सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज लॉज। और इन दोनों के बीच में जब झगड़ा हो जाता है या कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो सेंट्रल का लॉ जो होता है वो जीत जाए। ओके? एजुकेशन सेंटर और स्टेट दोनों के कंट्रोल में आता है, यानी कॉन्करेंट लिस्ट का एग्जाम्पल। ओके? तो ये देख लेते हैं, एक फ्लो चार्ट है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिवीजन इंडिया जो है वो डिवाइड किया 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाता है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाता है और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों मिलकर अपना अपना लॉज बनाते हैं। ओके? अगर दोनों लिस्ट में कॉन्फ्लिक्ट, हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेंट्रल लॉ जो होगा आपका बड़ा होगा स्टेट लॉ का, जब यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बात हो, कॉन्करेंट लिस्ट। ओके? स्टेट लॉ इज ग्रेटर देन सेंट्रल लॉ इज ग्रेटर देन स्टेट। अब इंडिया में इसको प्रैक्टिस तो कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार देख लो, सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे टॉप में होता है, उसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट और उसके नीचे आता है लोकल गवर्नमेंट। अब ये लोकल गवर्नमेंट क्या है, ये हम आगे देखेंगे। तो देखो इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे करते हैं, है ना? तो पावर शेयरिंग होता है यहाँ पे थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट, जो यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में जो हम बात की, यहाँ पे डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है विद लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल पॉलिसीज। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं और उस लैंग्वेज को सपोर्ट करना जरूरी है, और कल्चर भी बहुत ज्यादा है, तो उसको नजर रखते हुए हम लोग को क्या होता है ना, डाइवर्सिटी को मेंटेन करना पड़ता है। और क्या है ना, कोऑपरेट फेडरलिज्म, हम लोग यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का यूज करते हैं। ठीक है? जैसे जीएसटी काउंसिल जो होता है वो कोलैबोरेटिव, कोलैबोरेटिव का मतलब क्या होता है ना, सारे स्टेट और गवर्नमेंट जो होता है मिलकर काम करते हैं। अब आता है लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी में क्या है ना, इंडिया के पास कोई सिंगल नेशनल लैंग्वेज नहीं है। यहाँ हमारे पास हिंदी भी एक लैंग्वेज है और इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। ठीक है? दोनों जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इंडिया का। अब देखो यहाँ अब फिर 1968 में क्या हुआ था ना, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, जहाँ पे स्टेट जो है अपना रीजनल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, जैसे कि तमिल, तमिलनाडु में यूज होता है बंगाली, बंगाल वेस्ट बंगाल में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और प्रिवेंट सेंट्रल डोमिनेंस। सेंटर का कोई डोमिनेंस नहीं होता है, इस वजह से इसको हटाकर रखा जाता है। और स्टेट फ्रीडम क्या है ना, हर स्टेट को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज चूज करने का ऑटोनॉमी दिया गया, मतलब आप अपने मन से आप अपना लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज। और शेड्यूल लैंग्वेज क्या है ना, 22 लैंग्वेज जो होता है वो 8 शेड्यूल के अंदर में आता है। हमारे कंट्री में 22 लैंग्वेज को एज अ शेड्यूल लैंग्वेज माना जाता है। इसी वजह से क्या हुआ था ना, तमिलनाडु में एक इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट ये है कि यूज ऑफ इंग्लिश एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज वाज प्रपोज्ड टू एंड, इसको खत्म करने का बात उठाया गया था कब, 1965 में। और बहुत सारे नॉन हिंदी स्टेट जो थे उनको डर लगा, इस बात का डर था कि यहाँ पे ये अटेम्प्ट हो रहा है कि हिंदी सबके ऊपर में इम्पोज कर दिया जाएगा। तो इस वजह से वो लोग बोले, वो लोग डिमांड किए, भैया देखो, आप जो ये इंग्लिश लैंग्वेज को कंटिन्यू करो एज ऑफिशियल लैंग्वेज।
तो ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो तमिलनाडु में क्या हो गया ना, ये मूवमेंट वायलेंट हुई। तो वायलेंट होने की वजह से क्या हो गया ना, सेंट्रल गवर्नमेंट फिर विथड्रॉ किया अपना प्रपोजल और अग्री किया कि भैया देखो, आप अपना इंग्लिश जो है एज वेल एज हिंदी दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो। फिर यहाँ से क्या आया बात, डिमांड फॉर स्टेट ऑटोनॉमी इन लैंग्वेज पॉलिसी, मतलब स्टेट जो है अपना लैंग्वेज खुद से चूज कर सकते हैं, बट इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा ना, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो ये तमिलनाडु इंसिडेंट से आउटकम क्या आया ना, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला 1968 का आ गया। ओके, अब देखते हैं सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। तो देखो, सेंटर स्टेट में क्या होता है ना, यूनियन गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होता है, जैसे कि फाइनेंशियल कंट्रोल, इमरजेंसी कंट्रोल, ये सब कुछ सेंटर के पास होता है। लेकिन स्टेट हमेशा डिमांड करता है कि भैया ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी हमको दे दो। ऑटोनॉमी का मतलब डिमांड्स हो उनको फुलफिल कर दो, जैसे कि फंड्स हो गए, पॉलिसी मेकिंग में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दे दो, ये सारे वो स्टेट्स मांगते रहते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में क्या होता है ना, सेंट्रल स्टेट दोनों कोलैबोरेट, दोनों मिलकर काम करते हैं। Whereas सुप्रीम कोर्ट जो होता है, इनके बीच में जब कभी झगड़ा हो जाता है या कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो इनको रिजॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो स्पेशल प्रोविजंस क्या दिया है। कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं या रीजन ऐसे हैं जिनको स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, क्यों उनको दिया गया है, जैसे कि वहां पे कल्चरल और ट्राइबल ऑटोनॉमी दिया गया है, क्योंकि वहां पे ट्राइबल लोग बहुत ज्यादा है। वेरएज जम्मू एंड कश्मीर को क्या हुआ था ना, 2019 से पहले उनको भी स्पेशल प्रोविजंस दिया गया था, बट आर्टिकल 37 जो था उसको फिर आफ्टर 2019 में उसको रिमूव कर दिया गया, और वो भी क्या हो गया, नॉर्मल सा रीजन बन के रह गया। फिर आता है क्या ना, यूनियन टेरिटरी, और यहाँ पे डायरेक्टली गवर्न बाय द सेंटर, ये इसको गवर्न कौन करता है ना, सेंटर करता है। सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी के पास क्या है, पार्शियल स्टेट पावर भी दिया गया है। ओके, तो जब कोऑपरेटिव कोऑपरेशन स्ट्रांग होता है, तो कंट्री स्टेबल रहती है, और जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पॉलिटिक्स में टेंशन बढ़ता है। ठीक है? अब देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन पावर टू द पीपल। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल टू स्टेट गवर्नमेंट्स टू लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये लोकल गवर्नमेंट एक नया टर्म आएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी तक हम दो लेयर का गवर्नमेंट पढ़े थे, अब आ रहा है थर्ड लेयर ऑफ। ओके, अब ये लोकल गवर्नमेंट क्या है ना, पंचायत है और म्यूनिसिपैलिटी है। तो ये कब आया ना, 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत ये आया था, जहां पे हमको पंचायती राज, रूरल और म्यूनिसिपैलिटीज अर्बन के लिए बनाने का अपॉर्चुनिटी मिला। तो ये हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, लोकल इशू बहुत आता था, और इसको इफेक्टिवली सॉल्व यही लोग ही कर सकते हैं, पंचायत के लोग और म्यूनिसिपैलिटी के लोग, है ना। और इसको एनकरेज किए पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, तो लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नेंस के लिए। तो की फीचर्स क्या है यहाँ पे देखते हैं। तो पंचायती राज सिस्टम निकल के आया, जहाँ पे रूरल लोकल गवर्नमेंट गवर्नेंस विद ग्राम पंचायत, ग्राम समिति एंड जिला परिषद। फिर क्या आया ना, अर्बन लोकल बॉडीज आए ना, म्यूनिसिपैलिटीज आया और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आया। फिर क्या आया ना, कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट। ऐसे तो ये लोग ऑर्गेनाइजेशन बना के छोड़ देते हैं ना, बट उसको क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ अमेंडमेंट बनाया गया, लॉ बना दिया गया, जिससे 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट बन गया, है ना। फिर इसके बाद आता है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन में क्या है, द सीट्स रिजर्व किए गए हैं फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वुमेन्स। ओके, तो एक विलेज में वाटर शॉर्टेज है, अब दिल्ली का पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करेगा, है ना। विलेज के लोग खुद अपने पंचायत में सोल्यूशन निकालते हैं, है ना। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लोकल। अब तो अब देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन पावर टू द पीपल। तो इंडिया जो एक वास्ट और डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पे स्टेट जो होते हैं लार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना, यूरोपियन कंट्रीज के जैसे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है ना, टू टायर सिस्टम इसको मैनेज नहीं कर पाता। हाँ, तो डेफिनेशन लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हो ना, इट इज द प्रोसेस वेयर पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड इट इज गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट। और बेसिक आइडिया क्या है ना, लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। लोकल लेवल में ही क्या होता है ना, बेस्ट सोल्यूशन निकल कर आ सकता है। तो देखो, फॉर्मेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट क्या है ना, हम लोग थ्री टाइप का गवर्नमेंट बना ही सकते हैं ना, डिसेंट्रलाइजेशन के आइडिया का यूज करके, है ना। कंपोनेंट्स क्या है ना, लोकल गवर्नमेंट में क्या आता है ना, पंचायत आता है विलेज में, और म्यूनिसिपैलिटी आता है अर्बन एरिया। ओके, फिर देखते हैं यहाँ पे मेजर इलेक्शन क्या है। इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, है ना। तो ये अमेंडमेंट एक्ट में लिखा गया था कि भैया लोकल बॉडीज के लिए इलेक्शन करना मैंडेटरी और रेगुलर इलेक्शन करना है ना, वर्ड रेगुलर और मैंडेटरी। फिर रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन किसके लिए रखा जाएगा, भैया एससी एसटी ओबीसी और वुमेन के लिए। इन चारों कैटेगरी के लोगों के लिए आपको रखना पड़ेगा। और वुमेन के लिए कितना सीट्स रखना है, 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन।
और ये इलेक्शन कौन करवाएगा ना, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है यहाँ पे इलेक्शन करवाएगा। ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और हर स्टेट के लिए बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, तो कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस, है ना। और पावर और रेवेन्यू कहाँ से आएगा भैया, इलेक्शन करवाएंगे तो पैसे भी तो चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। द नेचर ऑफ दिस शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। हर स्टेट का क्या है ना, अपना अपना भैया फंड रखे हुए हैं और उससे ये लोग पैसा खर्च करते हैं। ओके, तो आप देखो पंचायती राज जो है सिस्टम जो है यहाँ पे क्या होता है ना, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले में आता है कौन ना, ग्राम पंचायत। ये जो है विलेज लेवल पंचायत होता है। इसका स्ट्रक्चर में कौन होता है ना, यहाँ पे हर हर विलेज के पास क्या है ना, विलेज या ग्रुप ऑफ विलेजेस के पास क्या है ना, ग्राम पंचायत है, ठीक है। विच इज काउंसिल, ये बॉडी है। और यहाँ के मेंबर्स कौन होते हैं ना, ये इसमें सेवरल वार्ड मेंबर्स होते हैं जिसको हम पंच कहते हैं। और यहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है उसको सरपंच कहते हैं, ठीक है। और इलेक्शन जो होता है पंचायत का, ये डायरेक्टली इलेक्टेड बाय अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द रेस्पेक्टिव वार्ड और विलेज। उस गांव के जो लोग होते हैं वो अडल्ट लोग जो होते हैं वो वोट देकर अपने सरपंच और पंचायत को इलेक्ट करते हैं। सुपरविजन क्या है यहाँ पे ना, पंचायत वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। तो इसको देखभाल कौन करता है ना, ग्राम सभा देखभाल करते हैं। अब ग्राम सभा का रोल क्या है ना, ये मीट्स एटलीस्ट ट्वाइस थ्राइस अ ईयर, 2 से 3 बार ये लोग हर साल मिलते हैं। और मिलते क्यों हैं, तो अप्रूव द एनुअल बजट। गांव का बजट क्या होगा, किस किस काम को करवाना है, उसका बजट ये लोग फाइनलाइज करते हैं और रिव्यू करते हैं परफॉर्मेंस कहाँ तक गया है, कि काम कहाँ तक गया होगा। फिर आता है क्या ना, पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल लेवल भी बोल सकते हो। ये कैसे फॉर्म होता है कि ग्राम पंचायत और ग्रुप टुगेदर, इसको ग्रुप किया जाता है तो फॉर्म ऑफ ग्राम पंचायत समिति, मतलब ब्लॉक या मंडल लेवल। इलेक्शन क्या होता है ना, पंचायत समिति इलेक्ट्स बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। तो पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं वो लोग इलेक्ट करके मेंबर्स बनाते हैं पंचायत समिति के। और थर्ड में क्या आता है ना, जिला परिषद। जिला परिषद क्या है, तो सारे पंचायत समिति के जो लोग होते हैं वो लोग इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ जिला, ये लोग जिला बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, है ना। और यहाँ के मेंबर्स कौन होता है ना, मोस्ट मेंबर्स इंक्लूड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, मतलब लोकसभा के मेंबर्स, एमएलएस मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, और कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिशियल्स भी होते हैं, है ना। और यहाँ का जिला परिषद का हेड कौन होता है, द चेयरपर्सन ऑफ जिला परिषद होता है, चेयरपर्सन होता है। ये चेयरपर्सन इलेक्ट कैसे होता है ना, ये पॉलिटिकल हेड होता है जो इलेक्शन जीत कर आता है। ओके, तो ये फ्लो चार्ट देख के समझ सकते हो, आपको आसानी होगा। जो विलेज लेवल में आता है ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल में आता है ब्लॉक समिति या पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में आता है जिला परिषद। और ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत, ये हर कोई जो आते हैं किसके अंडर में आते हैं ना, ग्राम पंचायत के अंडर में आते हैं। और जिला परिषद का हेड कौन होता है ना, चेयरपर्सन होता है। चेयरपर्सन कहाँ से आता है ना, इलेक्ट होकर आता है। ओके, वेरी गुड। तो अब देखते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट में क्या आता है ना, यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी आता है और द लोकल गवर्नमेंट बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्बन एरियाज। शहर के लिए म्यूनिसिपैलिटी होती है और दीज बॉडीज आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडी। तो यहाँ पे भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो फ्लोर वोट देकर जीताते हैं। दीज आर द टू मेन टाइप्स, एक होता है म्यूनिसिपैलिटी और एक होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनिसिपैलिटी जो होता है छोटी अर्बन एरियाज के लिए होता है, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है बड़े शहरों के लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे पॉलिटिकल हेड कौन होता है ना, मेयर होता है। और यहाँ पे चेयरपर्सन जो होता है म्यूनिसिपैलिटी का वो पॉलिटिकल हेड होता है, मतलब ये भी इलेक्शन जीतकर आए हुए होते हैं। ओके, तो अब एक क्विक, तो ये स्ट्रक्चर 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर में मैंडेटरी बनाया गया था। और अर्बन लोकल बॉडी जो है वो 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत बनाया गया था। 73rd में लिख दे रहा हूँ आपके लिए, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पंचायत करेगा। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो म्युनिसिपैलिटी। ओके, तो अब साइलेंट फीचर देखते हैं 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के। रेगुलर इलेक्शन, रेगुलर इलेक्शन करवाना है आपको, हर 5 साल में इलेक्शन करवाना है। और कौन करवाएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा। जहाँ पे डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग होगा, कहाँ पे ग्रास रूट लेवल, ठीक है, जमीन पे ये इलेक्शन होगा, है ना। रिजर्वेशन क्या है ना, वो रिजर्वेशन क्या है, 130 सीट्स है वो रिजर्व होंगे वुमेन के लिए। और वैसे ही थोड़े थोड़े सीट्स एससी एसटी और ओबीसी के लिए भी रिजर्व होंगे। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी क्या है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है भैया इनको रेवेन्यू देगा कौन, स्टेट गवर्नमेंट पैसे देगा जहां से ये लोग का खर्चा निकलेगा। और ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या है ना, इनके पास 29 ट्रांसफर
सब्जेक्ट्स है पंचायत के लिए और 18 सब्जेक्ट्स है म्यूनिसिपैलिटी के लिए। पंचायत के लिए सब्जेक्ट्स में आते कौन कौन है? पीने का पानी, सैनिटेशन, रूरल रोड, ये सब कुछ पंचायत के अंडर में आता है। और म्यूनिसिपैलिटी के अंडर में क्या आता है? अर्बन प्लानिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब कुछ जो होता है म्यूनिसिपैलिटी के अंडर में आता है। ओके, तो अब देखो चैलेंजेस क्या है ना भैया। देखो इन कामों को करने के लिए फंड्स स्टेट गवर्नमेंट ढंग से देते नहीं है, और इलेक्शन भी जो होता है वो कभी कभी लेट हो जाता है ना, कुछ कुछ स्टेट्स में। और लिमिटेड अवेयरनेस, मतलब सही से अवेयरनेस नहीं किया गया, जागरूक नहीं किया गया है, और लोग पार्टिसिपेशन इस वजह से नहीं करते हैं कहाँ पे ना, ग्राम सभा। ओके, तो फेडरलिज्म को चैलेंजेस क्या है जो फेडरलिज्म को रुकाता है ना? तो सबसे पहला आता है सेंट्रल डोमिनेंस। यूनियन गवर्नमेंट जो होता है वो क्या करता है? स्टेट्स को इग्नोर कर देता है कभी कभी, जैसे कि फाइनेंशियल मैटर में या इमरजेंसी पावर। और रीजनलिज्म जो है, लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से यहाँ पे ये लोग भैया बोलते हैं हमको ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी दो, स्टेट ऑटोनॉमी दो। फिर थर्ड बात क्या है ना, अनइक्वल पावर शेयरिंग है। कुछ कुछ स्टेट्स जैसे कि छोटे स्टेट्स जो है वो ऐसा फील होता है कि भैया हमारे पास तो कोई पावर ही नहीं है ना। और फोर्थ बात ये होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। लोकल गवर्नमेंट जो होता है उनके पास फंड्स की कमी होता है, जिसकी वजह से वो अपना जो प्रॉब्लम है उसको ढंग से सॉल्व नहीं कर पाते। और फिफ्थ बात क्या होता है ना, इंटर स्टेट डिस्प्यूट। कभी कभी क्या होता है ना, स्टेट्स के बीच में झगड़ा हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ओवर द रिसोर्सेज। अब रिसोर्स क्या है ना, रिवर वाटर हो गया है ना, जैसे कावेरी डिस्प्यूट चला हुआ है। तो ये सारी चीजों की वजह से कुछ कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं फेडरलिज्म के ऊपर, है ना। तो जब सेंटर और स्टेट का अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी होते हैं तो नॉर्मली झगड़े हो जाते हैं। अब सोल्यूशन क्या है ना, स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हमको क्या करना पड़ेगा ना, और भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। फिर क्या है ना, एम्पावरिंग लोकल बॉडीज को और भी ज्यादा से ज्यादा फंड्स और ट्रेनिंग देना पड़ेगा, और उनको क्या करना पड़ेगा ना, पावर देना पड़ेगा, भैया आप अपना मैटर जो है खुद सॉल्व करने का कोशिश करो। और यहाँ पे क्या है, जुडिशियल इंटरवेंशन फॉर फेयर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मतलब ढंग से न्याय हो सके इसके लिए जुडिशियरी को इंटरवीन करना पड़ेगा, है ना। और इनकरेज करना पड़ेगा लोगों को। किस चीज के लिए इंक्रीज करेंगे? फॉर पार्टिसिपेशन, है ना। जितना ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे इस फंक्शनिंग में, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। और ये पार्टिसिपेट कैसे करेंगे ना, अवेयरनेस प्रोग्राम से और एजुकेशन से। ओके, तो फेडरलिज्म तभी सक्सेसफुल होगा जब हम में और तुम में ऐसा डिवाइड नहीं होगा, बल्कि हम सोचें बिकॉज इंडिया ग्रोज व्हेन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वर्क टुगेदर। ओके, तो मैं हूं अताउर रहमान और आप देख रहे थे ब्रेन बॉक्स एजुकेशन, जहां पे फेडरलिज्म को समझाया गया। यहाँ पॉलिटिकल साइंस बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग लगती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना नहीं भूलो, ताकि हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट मिले क्लैरिटी के साथ। और याद रखना, रट्टा नहीं समझ के सीखो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।